जिस घर को मैंने अपनी बेबसी का सहारा समझा था, वही घर मेरे लिए एक ऐसा जाल बन जाएगा मैंने कभी सोचा न था। एक माँ का वो रूप मेरे सामने था जिसे देखकर मेरी अकल दंग रह गई और मेरा ज़मीर कांप उठा। मोहब्बत और साजिश के इस धुंधले खेल में मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ एक गलत कदम सब कुछ तबाह कर सकता था। लेकिन इस रात जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने खड़ी हकीकत ने हम दोनों के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। दोस्तों, आज की अनोखी कहानी में सबका इस्तकबाल है। मेरा नाम आमिर है। मैं अभी नया नया शहर नौकरी के लिए आया था। शहर आने की खबर मैंने अपने दोस्त कामरान को दी थी। कामरान सोशल मीडिया पर मेरा दोस्त बना था, लेकिन हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी। जब मैं शहर पहुंचा तो कामरान मुझे स्टेशन लेने आया और वहां से सीधा अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही मेरी नज़र एक खूबसूरत खातून पर पड़ी। पहली नज़र में मैंने इन्हें कामरान की बहन समझ लिया था। कामरान ने मेरी गलतफहमी दूर करते हुए हंसकर कहा, अरे आमिर, ये मेरी बहन नहीं, मेरी माँ है। आंटी इतनी खूबसूरत और जवान दिखाई देती थी कि बिल्कुल किसी जवान लड़की जैसी लग रही थी। मैंने पहले कभी किसी उम्र रसीदा खातून को ऐसा नहीं देखा था, इसीलिए मुझे भरम हुआ था। इस दिन कामरान से मिलकर बहुत खुशी हुई। दोपहर का खाना खाया और फिर मैं वहाँ से निकलने लगा ताकि अपने लिए कोई हॉस्टल ढूंढ लूँ। कामरान ने मुझे रोका और बोला, जब अपना घर मौजूद है तो हॉस्टल में क्यों रहना। मैंने कहा, अपना घर इस पर। कामरान बोला, अरे दोस्त, इतनी जल्दी मुझे पराया कर दिया। हाँ, मैं शहरी हो सकता हूँ मगर दोस्ती निभाना जानता हूँ। यहाँ सिर्फ मैं और माँ रहते हैं, तुम आराम से एडजस्ट हो जाओगे। वैसे भी मैं कुछ सालों के लिए पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में माँ की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत है। तुम यहाँ रहकर माँ का ख्याल रखना। कामरान की बात सुनकर मैं जज्बाती हो गया। इसने मुझे पराया नहीं बल्कि अपना समझा था। इसकी माँ ने भी ताकीद की और बोली, हाँ अमीर, कामरान ठीक कह रहा है। अगर मेरा बेटा बाहर चला गया तो क्या दूसरा बेटा मेरे पास नहीं रह सकता। अल्लाह ने तुम्हें बिल्कुल सही वक्त पर भेजा है। यही अल्लाह की मर्ज़ी है। इनका इसरार इतना बढ़ गया कि मैं मना न कर सका। 2 दिन बाद कामरान बाहर चला गया और मैं घर में आंटी के साथ अकेला रह गया। घर के हालात देखकर मैंने फ़ौरन नौकरी ढूंढ ली। मैंने 22 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पास पैसे न थे, इसलिए नौकरी ज्वाइन करना मजबूरी थी। शहर में मुझे जल्दी ही एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई। दूसरी तरफ कामरान को 22 साल की उम्र में बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिला था। मैं ये सोचकर चुप हो गया कि किस्मत किसकी कैसी होती है। इस दिन से मैं आंटी को अपनी माँ मान कर रहने लगा। मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हुआ कि शायद आंटी के दिल में मेरे लिए कुछ अलग जज्बात थे। पहले मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया, मगर फिर चीज़ें बदलने लगी। आंटी शहर में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करती थी। एक रात उन्होंने मेरा पसंदीदा खाना बनाया और बोली, मैंने सोशल मीडिया से तुम्हारी पसंद नापसंद का पता लगा लिया है। तुम्हें महाराष्ट्रीयन फूड पसंद है ना? देखो, मैंने वही बनाया है। खाने के वक्त वो मेरे बिल्कुल पास आकर बैठी और मेरी प्लेट में प्यार से रोटी रखी। खाना ख़त्म हुआ तो मैं बर्तन उठाने लगा। इस पर आंटी बोली, तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़के हो। कामरान के मुंह से तुम्हारी बहुत तारीफ़ सुनी थी, तब से तुमसे मिलने को बेताब थी। तुम में और कामरान में बहुत फ़र्क है। कामरान घर के कामों में कभी मदद नहीं करता, उल्टा सामान इधर उधर बखेरने में माहिर है। कामरान के किस्से सुनकर मैं हंसने लगा। हंसते हंसते आंटी अचानक खामोश हो गई। मुझे लगा शायद इन्हें कामरान की याद आ गई होगी। मैंने इनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी उदास ना हो,
अगर कामरान की याद आ रही है तो मैं इसे फ़ोन कर देता हूँ। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, कामरान हमेशा के लिए बाहर नहीं गया है। मुझे अब इसकी याद में खामोश नहीं बैठना। मैं तो अचानक तुम्हारे ख्यालों में खो गई थी और सोच रही थी कि तुम कितने परफेक्ट हो। अगर तुम इस तरह मुझे इम्प्रेस करते रहे तो मेरा क्या होगा। बार बार मुझे इम्प्रेस मत किया करो, खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर वो प्लेट्स लेकर किचन में चली गईं और मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। इनकी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गईं। आहिस्ता आहिस्ता आंटी ने मुझ पर अपनी खूबसूरती का असर डालना शुरू किया। वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर योगा करती थीं। इन्हें योगा करते देखकर मुझे इनके जवान दिखने का राज समझ आया। एक दिन उन्होंने मुझे दफ्तर से जल्दी घर बुला लिया क्योंकि इन्हें मार्केट शॉपिंग के लिए जाना था और वो मुझे साथ ले जाना चाहती थीं। मैंने दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी ली और घर आया। मैंने बार बार दरवाजे की बेल बजाई मगर अंदर से कोई आवाज़ न आई। शायद बेल ख़राब थी। मैंने अपनी दूसरी चाबी से ताला खोला। हाल में कोई न था मगर कमरे से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा शायद नल खुला रह गया है और पानी ज़ाया हो रहा है। मैं आवाज़ की सिमत बढ़ा। आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक दरवाज़ा खुला। सामने आंटी खड़ी थीं, बिल्कुल भीगी हुई। इनके चेहरे पर गीले बालों से पानी की बूंदें गिर रही थीं। वो दिलकश मंजर देखकर मैं कुछ लम्हों के लिए जम गया और इनकी खूबसूरती में खो गया। दरवाज़ा बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ से मुझे होश आया। आंटी ने मुझे देखते ही दोबारा दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं हाल में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद आंटी बाहर आईं और बोली, आमिर तुम आ गए, लेकिन तुम मेरे कमरे में क्यों आए थे? क्या तुम्हारे कमरे में पानी नहीं आ रहा था? मैंने घबरा कर बताया, आंटी मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। लगा आप घर पर नहीं हैं। नल की आवाज़ सुनकर मैं पानी बंद करने के लिए आपके कमरे तक आ गया था। आंटी मुस्कुरा कर बोली, जो हुआ नज़रों की गलती से हुआ। आज मैंने अपनी सैंडल दरवाजे पर रख दी थी, इसलिए तुम्हें पता न चला कि मैं घर पर हूँ। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद हम दोनों तैयार होकर मार्केट निकले। आंटी सादा कपड़ों में थी मगर बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं पहली बार किसी औरत की ऐसी खूबसूरती को इतने करीब से देख रहा था, इसलिए बार बार इनकी तरफ देख लेता। वो मेरे पास आई, मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, आमिर तुम बार बार किस सोच में डूबे रहते हो? चलो अब जल्दी करो, मार्केट जाना है। बाइक पर बैठते वक्त वो मेरे पीछे बैठीं और अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मार्केट में जहाँ जहाँ इन्हें जाना था मैं इन्हें ले गया। घर वापस आकर वो मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हें परफेक्ट मैन का नाम पूरी तरह सूट करता है। शॉपिंग के दौरान तुमने मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। कामरान तो मुझे एक दुकान पर छोड़ देता था और बाकी जगह मुझे पैदल जाना पड़ता था, लेकिन तुमने सारे बैग भी उठाए और मुझे हर जगह लेकर गए। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मेरे गाल खींचे। ये सब बहुत कुदरती था, लेकिन मेरे दिल पर इसका गहरा असर हो रहा था। इसी दौरान वो एक नया सूट पहनकर मेरे सामने खड़ी हुई और पूछने लगीं, मैं इसमें कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बस ड्रेस पीछे से थोड़ी ढीली है। ये सुनते ही वो बोली, शायद पीछे से रहन नहीं बांधी। आमिर क्या मेरी थोड़ी मदद करोगे ये रिबन बांधने में? मैं इनकी मदद करने लगा और कपड़े के ऊपर से इनका जिस्म छू रहा था, जिससे मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। अगले दिन उन्होंने दफ्तर जाने के लिए एक नया सूट पहना था। वो तैयार होकर आईं तो इनकी खूबसूरती मज़ीद निखर गई। वो बोली, कल दोपहर छुट्टी ली थी, आज सुबह की छुट्टी ले लो और मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो।
मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गईं। जब हम ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने फ्लोर पर सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे इनका ये अजीब रवैया समझ नहीं आ रहा था और ऑफिस में सब लोग हमें अजीब नज़रों से देख रहे थे। वो मुझे अपने बॉस के केबिन में ले गईं, जहां बॉस भी हमें अजीब नज़रों से देख रहा था। आंटी ने बॉस से मेरा तारुफ कराते हुए कहा, ये मेरा आमिर है। इसके बाद वो मुझे बाहर ले आईं और मुझे वापस जाने को कह दिया। शाम को जब वो घर आईं तो इनका रवैया कुछ बदला हुआ था। घर आते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, आज तुम ऑफिस आकर मेरी बहुत बड़ी मदद कर गए। हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक ज़ोर से बिजली कड़की। बिजली की कड़कदार आवाज़ से आंटी डर गईं और उन्होंने मुझे और ज़ोर से गले लगा लिया। इस बार गले लगाने में कुछ अलग ही एहसास था। एक अजीब सी तड़प थी। जब बिजली की आवाज़ ख़त्म हुई तो वो मुझसे अलग हुईं और जाते जाते मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम जल्दी घर आ गए। तुम्हारे आने के बाद ही ये ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। वो अब मेरी बहुत फ़िक्र करने लगी थी। ये फ़िक्र मुझे अच्छी तो लग रही थी, लेकिन मेरे जहन में शक भी पैदा हो रहा था। वो दरवाज़े पर खड़ी बारिश को देख रही थी। वो भीगना चाहती थी मगर डर रही थी। इनके चेहरे से ये साफ नज़र आ रहा था। मैंने इनका हाथ पकड़ा और इन्हें कंपाउंड में ले गया और कहा, बारिश का मज़ा लो। बारिश में भीगते हुए इनके चेहरे की खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हो रहा था। घर वापस आते ही वो तौलिया लेकर आईं और अपने हाथों से मेरे बाल पोंछने लगीं। जब हमारी नज़रें मिलीं तो वो मुझे बहुत प्यार से देख रही थी। उन्होंने कहा, आमिर, जिस तरह तुम मुझसे बातें करते हो कामरान ने कभी नहीं की। वो तो हमेशा बस अपनी पढ़ाई में ही मसरूफ़ रहता है। वो बोल रही थी कि मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, आंटी, आपने अपने बॉस से मेरा तारीफ़ करवाते हुए ये क्यों कहा कि ये मेरा आमिर है। यह सुनते ही वो घबरा गई और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रात को सोने के वक्त उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बोली, आमिर, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम आज रात मेरे कमरे में सो सकते हो। मैं एक मदद के तौर पर तैयार हो गया और इनके कमरे में नीचे सो गया। इस रात कमरे में सोते वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारी जासूसी कर रहा हो। मेरी नज़रें बार बार दरवाज़े और खिड़की की तरफ जा रही थी। सोने से पहले मैंने आंटी की तरफ देखा तो वो भी मुझे ही देख रही थी। उन्होंने पूछा, आमिर, तुम अभी तक सोए नहीं। मैंने कहा, आंटी, लगता है कोई बाहर से कमरे की जासूसी कर रहा है। वो बोली, मुझे भी यही लग रहा है, इसीलिए मैं भी सो ना सकी। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद अचानक कमरे की लाइट जली और एक गसीले लहजे में आवाज़ आई, माँ। मेरी नींद खुल गई। मैंने उठकर देखा तो सामने कामरान खड़ा था। वो हमें गुस्से से देख रहा था और अपनी माँ से बोला, माँ, तुम ये क्या कर रही हो। आमिर मेरा दोस्त है, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। अब मुझे तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने फ़ौरन कहा, कामरान, बेवजह गलत मत सोचो। आंटी को डर लग रहा था इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था, मगर जिस तरह आंटी ने मुझ पर हाथ रखा हुआ था कोई भी गलत फहमी में पड़ सकता था। कामरान अपनी माँ पर नीची बातें करने लगा। इसका अंदाज़ देखकर लग रहा था कि वो अचानक नहीं आया बल्कि ये सब एक प्लान था। कामरान ने गुस्से में इंकशाफ किया, मैं कभी बाहर गया ही नहीं था। माँ के पास पैसे न थे इसलिए मैं चचा से पैसे लेने गया था और ये बात मैंने माँ को नहीं बताई थी। वहाँ चचा ने मुझे माँ के बारे में कुछ बातें बताई कि उन्होंने कई बार माँ को गैर मर्दों के साथ देखा है। तब मैंने ये प्लान बनाया कि मैं माँ पर नज़र रखूँगा। आमिर, तुम भी इसी वक्त शहर आ रहे थे तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक तुमसे कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम यहाँ रहो। मुझे पता था कि माँ का बुरा असर तुम पर भी पड़ेगा और जो कुछ तुम दोनों के दरमियान चल रहा है वो मुझे अब समझ आ गया है। आमिर, मैं तुम्हें कसूरवार नहीं मानता, असल कसूरवार मेरी माँ का है।
इनकी नीयत ही ख़राब है और तुम इनकी बातों में आ गए। जब कामरान खामोश हुआ तो मैंने आगे बढ़कर कहा, कामरान, तुमने अपनी माँ पर इतने बड़े इल्ज़ामात लगा दिए, अब खुश हो? अगर कुछ और भी बाकी है तो वो भी कह लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। कामरान, तुमने हम पर नज़र तो रखी, मगर जो तुम्हें देखना चाहिए था वो तुमने देखा ही नहीं। वो मुझे अपने ऑफिस इसलिए लेकर गई थी क्योंकि इनका नया बॉस इन पर बुरी नज़र रखने हुए था। तो इन्हें इस बॉस को ये दिखाना था कि वो अकेली नहीं हैं, बल्कि इनका एक जवान बेटा भी है जो इनके साथ खड़ा है। वो बॉस को बेटे का डर दिखाने के लिए मुझे वहाँ लेकर गई थी, और अभी भी जब वो मुझ पर हाथ रहकर सो रही थी, वो मुझ पर और तुम में कोई फ़र्क नहीं कर रही थी। वो मुझे भी अपना बेटा ही समझ रही थी। अगर तुम दूसरों की बातों में आने की बजाय अपनी माँ को समझते तो तुम्हारे मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसे घटिया अल्फाज ना निकलते। मैंने कामरान को मज़ीद झंझोड़ते हुए कहा, मुझे कुछ ही दिनों में समझ आ गया था कि आंटी कितनी अकेली थीं। इस घर में जवान बेटा होने के बावजूद वो तन्हा थीं। उन्होंने तुम्हारी खातर दूसरी शादी नहीं की और पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए जीती रहीं, मगर जब तुम पर माँ की देखभाल की जिम्मेदारी आई तो तुमने माँ पर ध्यान देने की बजाय लोगों की बातों पर यकीन करके इन पर बेएतमादी की। मैं बोल ही रहा था कि आंटा ने रोते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, आमिर, तुम्हारे पास जो समझदारी है वो मेरे अपने बेटे कामरान में नहीं। मैंने इसे कभी किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करने दी, हर चीज़ वक्त पर दी, मगर आज मेरे बेटे ने मेरे प्यार का सिला इस बेएतमादी से दिया। कामरान, तुम्हारे चचा चची ने तुम्हें मेरे ख़िलाफ़ भड़काया है। मैं चाची से मदद मांगने से पहले चचा के पास तुम्हारे वालिद की जायदाद का हिस्सा मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब मैंने इन्हें धमकी दी थी कि मैं इन्हें अदालत ले जाऊंगी। जो हिस्सा मैं मांग रही थी वो सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी खुशियों के लिए था। मैं तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाओगे और अपनी माँ के प्यार का ये सिला दोगे। ये कहकर आंटी फूट फूट कर रोने लगीं। आंटी की बातें सुनकर कामरान की अकल ठिकाने आ गई। वो दूसरों की बातों पर आकर अपनी सच्ची माँ पर शक कर बैठा था और मुझ पर भी गलत इल्ज़ाम लगाया था। जब इसे अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ तो वो रोते हुए माँ के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। माँ तो आखिर माँ होती है। उन्होंने फ़ौरन अपने बेटे को गले से लगाकर माफ़ कर दिया। माफ़ी मांगने के बाद कामरान मुझसे ज़िद करने लगा कि मैं इसी घर में रहूं, मगर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं वहाँ नहीं रह सकता। इस माँ और बेटे को अपने रिश्ते को दोबारा दुरुस्त करने के लिए वक्त की ज़रूरत थी और कामरान को अब अपनी माँ की ईमानदारी और इनकी जदोजहद को खुद देखना था। कामरान को अपनी माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा इसलिए नहीं था क्योंकि इसने कभी ज़िंदगी में तंगी नहीं देखी थी, जबकि मैंने बचपन से घर की गुर्बत देखी थी, छोटे मोटे काम किए थे और मेहनत की कदर जानता था। आजकल के माँ बाप बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं और बच्चे इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। जब कभी इनकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो वो नाराज़ हो जाते हैं और माँ बाप को बुरे अल्फाज कह देते हैं। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी इन्हें ना भी सुननी चाहिए। बच्चों को भी समझना चाहिए कि इनके वालिदैन इनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तभी इन्हें रिश्तों, प्यार और पैसे की असल कदर मालूम होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।